बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन। यानी कि हमने एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा और उसके बाद बोर मॉडल पढ़ा। तो बोर मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया था और इसी पर मोस्टली हमारी कैलकुलेशन बेस्ड होती है। फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम बोर मॉडल कंसीडर करते हैं। बट इसमें हमने कंसीडर किया था कि न्यूक्लियस हमारा सेंटर पर होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है किसी भी ऑर्बिट में। यानी कि न्यूक्लियस को हमने स्टेशनरी कंसीडर किया है। बट इन एक्चुअल बच्चों कभी भी दो पार्टिकल होते हैं और उन दोनों में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो देन दे रोटेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। वो अपने एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। तो उस न्यूक्लियस के मोशन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारे मॉडल में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का टॉपिक है। नीट वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं, जेई वाले बच्चे थोड़ा सा देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा एडवांस साइड में आता है, ये जेई एडवांस में पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस जिसका मास है कैपिटल एम। यानी कि न्यूक्लियस का मास आप कैपिटल एम कंसीडर कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन का मास हमने स्मॉल एम कंसीडर किया है। ओके, और ये इनका दोनों का यानी कि एक मास हमारा कैपिटल एम हो गया और एक स्मॉल एम हो गया। दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर। दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होएगा, आर। इनका सेंटर ऑफ मास है जो कि R1 डिस्टेंस न्यूक्लियस से है और R2 डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से है। आपको जैसा कि पता है कि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के क्लोज होता है। ओके, ये हमने अप्रोक्सीमेशन बोर मॉडल में माना था कि दे आर कोइंसाइडिंग, दोनों एक ही जगह पर है। बट यहां पर हमने डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं उनको एक्चुअल सिचुएशन में क्या होगा। तो इट विल बी वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो यहां से ये R1 डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन से ये R2 डिस्टेंस कंसीडर किया है। और टोटल डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है R। बच्चों, ये आप सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी से आप ये देख सकते हो कि हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से M1 R1 आप ऐसे कर सकते हो, इसको अगर पॉजिटिव लेते हो M R2 माइनस M R1 इज जीरो। अगर आप सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पर ले हो तो वहां से आपको ये मिल जाएगा M R1 इक्वल्स टू स्मॉल m टू R2। और आपके पास ये पता है R1 प्लस R2 दोनों का डिस्टेंस ऐड करके हमें ये R मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हो। R1 की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल m इंटू R ओवर m प्लस m, और R2 की वैल्यू कैपिटल M इंटू R इंटू m प्लस m। यानी कि अगर आप देखोगे स्मॉल m ओवर R1 ओवर R2 विल बी m ओवर m। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास आता है आपका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कम होगा इसके प्रोपोर्शनल होगा और ये डिस्टेंस ज्यादा होगा ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से आपको R1 और R2 आ जाते हैं। अब बच्चों हम क्या लिखते हैं, हम सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बच्चों, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, इन दोनों के डिस्टेंस, सॉरी, ये किस रेडियस में रोटेट करेगा, ये आपका सेंटर होगा। ये R1 रेडियस में रोटेट करेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन R2 रेडियस में रोटेट करेगा। यानी कि इसका रोटेशन इसका रोटेशन इस तरह से होगा और इसका रोटेशन इस तरह से होगा। यानी कि ये पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो आपका न्यूक्लियस यहां आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो इसके अपोजिट न्यूक्लियस यहां पर होगा। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो न्यूक्लियस यहां होगा। तो यानी कि न्यूक्लियस का ये सर्कल बनेगा और इलेक्ट्रॉन का ये आउटर सर्कल बनेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी m ओमेगा स्क्वायर इंटू R2। यहां पर देखना है बच्चों क्योंकि सर्कल का रेडियस R2 होगा, ये होगा। ओके, और आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो होगी k टाइम्स z इंटू ई स्क्वायर। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पर z ई इलेक्ट्रॉन है और ये डिस्टेंस हम r लेंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, r होगा। देन बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो यहां पर R2 आ रहा है और यहां पर हमारा टोटल R आ रहा है। तो हम R2 को क्या करेंगे, R2 को इस इक्वेशन से R के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे। R2 को आप R के टर्म्स में रिप्लेस कर दोगे और ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये घूम रहा है। ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 विल बी के जेड इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
अब यहां पर आप देख सकते हो आर स्क्वायर है और यहां पर आर है। अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब। और बच्चों ये म्यू क्या यूज किया है हमने, म्यू की वैल्यू यहां पर है, म्यू कैन बी कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम कैपिटल है, ये इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। ओके, तो आपका टोटल ये बन जाएगा एक पहली इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। एक इक्वेशन जो एनर्जी की आती है वो हो जाएगी म्यू, म्यू की वैल्यू है ये इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर क्यूब के जेड इंटू ई स्क्वायर, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा हम एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लाते हैं। तो बच्चों दो सिस्टम अगर सेम ओमेगा से घूम रहे होते हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होता है म्यू इंटू आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू। तो यहां पर ये इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर आ जाएगा आपका म्यू इंटू आर स्क्वायर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इंटू ओमेगा करेंगे तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम हम बोर मॉडल के एन एच अपॉन टू पाई ये कंसीडर करेंगे। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। यहां से दूसरी इक्वेशन आने के बाद, दूसरी इक्वेशन यानी कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, आपके पास वेरिएबल कौन से हैं, ओमेगा और आर, ये वेरिएबल हैं। अगर आप ये देखेंगे कि इसको स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर करें और डिवाइड कर दें तो आप यहां पर ये देखेंगे कि आपका ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आर की पावर 4 होगा। तो आप आर की पावर 4 से आर की पावर 3 डिवाइड करेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर की वैल्यू निकालोगे और दूसरा एनर्जी निकालोगे। एनर्जी, एनर्जी क्या होगी बच्चों, एनर्जी होगी यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी एनर्जी होगी। तो इस तरह से हम इन दोनों को सॉल्व करके एनर्जी और रेडियस nth ऑर्बिटल का निकालेंगे और फाइनली हमें वो रेडियस इस तरह से मिलेगा, यानी कि nth ऑर्बिटल का जो रेडियस होगा आर नॉट, आर नॉट की बच्चों वैल्यू आपको याद होगी, हमने बोली थी 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल का जो रेडियस था वो 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आ रहा था आर नॉट। इसको आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, एन मीन्स nth ऑर्बिटल के लिए और जेड यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में अगर आपके जेड टाइम्स चार्ज है, जेड ई अगर आपका न्यूक्लियस का चार्ज है तो वो जेड आएगा यहां पर। अब बच्चों यहां पर क्या इफेक्ट आएगा, एम अपॉन एम ई। एम क्या है बच्चों, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू की वैल्यू हमने यहां से ली है। तो इसमें सिर्फ ये चेंज आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है, क्या आएगा आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, बट इसमें चेंज क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप म्यू से डिवाइड कर देंगे। एम अपॉन म्यू आप करने जाएंगे तो आपको ये मिलेगा एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। ओके सॉरी, एम अपॉन म्यू करेंगे तो ये आपको मिलेगा एम प्लस कैपिटल एम ओवर कैपिटल एम, ये आपको मिल जाएगा। ये टर्म यहां पर चेंज आएगा रिड्यूस मास का। और एनर्जी में क्या चेंज आएगा बच्चों, सेम ये ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर रहेगा और यहां पर म्यू बाई एन का चेंज आएगा, यानी कि यहां ऊपर म्यू आएगा और यहां एम आएगा, म्यू बाई एम। तो जो हमारा रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है, तो यहां पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे और म्यू से डिवाइड कर देंगे। और जो एनर्जी होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होती है, उसमें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे और म्यू से मल्टीप्लाई। तो यानी कि आपको ये चीज याद रखनी है कि आपके जो यूजुअल बोर मॉडल था उसमें ये म्यू बाई एम एंड एम बाई म्यू चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है बच्चों, पोजिट्रॉन एटम। पोजिट्रॉन क्या होता है बच्चे, ई प्लस, यानी कि इसका मास जो होता है, मास ऑफ पोजिट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का यानी कि इसका पॉजिटिव वन होता है, प्रोटॉन के बराबर इसका चार्ज होता है। Positron atom is a system that consists of positron and electron that orbits each other। यानी कि आपको एक पोजिट्रॉन दिया हुआ है ई प्लस और एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये आपका एटम का आपने मॉडल कंसीडर करना है। ओके, an electron, compare the wavelength of a spectral line of positron with those of ordinary hydrogen। ओके,
तो इसमें आपको ऑर्बिटल्स कंसीडर करने हैं। अब बच्चों दोनों का मास इक्वल है, इसका मास भी इक्वल है, इसका मास भी इक्वल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा मिड पॉइंट पे। और आप म्यू की वैल्यू आप निकालोगे, दैट इज m इंटू एम ओवर m प्लस एम। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी m/2। ओके, आर की वैल्यू आप क्या निकालोगे, आर nth इक्वल्स टू आर नॉट ओवर दैट इज n स्क्वायर बाई z ओवर m ओवर म्यू। ये वैल्यू आएगी आपकी। और एनर्जी की वैल्यू निकालोगे आप, यानी कि ई नॉट बच्चों क्या थी हमारी, ई नॉट वॉज -13.6 EV। ये हमारी ई नॉट थी। ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाई म्यू बाई एम। ये हमने चेंज किया था। तो ये देखो आप एनर्जी में क्या चेंज आएगा, यानी कि जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू ई नॉट, और यहां पर म्यू, म्यू की वैल्यू m/2 आई है, म्यू की वैल्यू m/2 आई है, म्यू बाई 2 करेंगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा। तो आपकी 1/2 फैक्टर से चेंज हो जाएगा। तो हर ऑर्बिटल की, जैसे हमने हर ऑर्बिटल की n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, हर ऑर्बिटल की एनर्जी हाफ हो जाएगी। ये हो जाएगी E0/2 और ये हो जाएगी E1/2, तो ये हाफ हो जाएगी। अब बच्चों जैसे हम hc/λ, ये हम वेवलेंथ अगर निकालेंगे तो हमें होगा E1 माइनस E0, ये होता है। तो आप यहां देखेंगे ये हमारा क्या होगा, वी कैन से दैट, इसको प्राइम लिख सकते हैं, दैट दिस इज E1/2 माइनस E0/2। तो आप देखेंगे ये टोटल E1 माइनस E0/2 ये आ जाएगा। E1 माइनस E0/2 इसको लेमडा प्राइम बोल देते हैं। ये किसके लिए है, ये हमारा पॉजिट्रॉन मॉडल के लिए है। ओके, ये पॉजिट्रॉन मॉडल के लिए है। तो hc/λ प्राइम 1/2, और इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज hc/λ, ये लेमडा प्राइम होगा। तो यहां से आपके पास लेमडा प्राइम इक्वल्स टू 2λ, एनर्जी हाफ हो जाएगी, और वेवलेंथ जो भी ट्रांजिशन की वेवलेंथ है वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इन हाइपोथेटिकल एटम लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, the energy E naught and the radius R naught of the first orbit of the Bohr orbit will be, यानी कि A नॉट आपको रेडियस दिया हुआ है। अब E नॉट और R नॉट में क्या चेंज आएगा अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर देते हैं। तो हम यहां पर बोलते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राइम इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया गया है। ओके, तो E नॉट और R नॉट में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले बच्चों बेसिक्स पे जाते हैं। बोर मॉडल में हम एक इक्वेशन लिखते हैं mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है। दूसरी इक्वेशन होती है mv² इक्वल्स टू kZe, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज हो जाता है, और E/r², ये होता है। ये सेकेंड इक्वेशन होती है। तो सारा बोर मॉडल आपकी इन दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। यहां पर अगर आप देखें, सेकेंड इक्वेशन को देखें, तो यहां पर आर आर कैंसिल हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा mv² इंटू आर इक्वल्स टू kZe², ये इक्वेशन मिल जाएगी। यानी कि आपके पास यहाँ mvr आ गया, यहाँ mv² r आ गया। ओके, तो आप क्या करेंगे यहां पर, और आपको अगर याद होगा तो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट हमने बोला था हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस टाइम्स kZe²/r, ये टोटल एनर्जी होती है। तो बच्चों यहां पर ये टोटल एनर्जी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ये रिलेशन रहता है। अब आपके पास mvr और mv²/r, अब क्या करेंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा m²v²r², और सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा mv² इंटू आर, और यहां पर आएगा आपके पास n²h²/4π² kZe²। ओके, आरएचएस में टर्म कोई भी मास का नहीं है, आपने सिर्फ मास को चेंज किया है, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, और कोई चेंजेस नहीं है।
अब यहां पर आप कैंसिल करके देखेंगे, वी वी कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एम इंटू आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। आर एच एस इज कॉन्स्टेंट, ये मास के इंडिपेंडेंट है, तो आर एच एस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मास को चेंज करोगे तो रेडियस चेंज हो जाएगा। हम बोल सकते हैं एम इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, एम इंटू आर इज कॉन्स्टेंट। ओके, एन पे डिपेंड कर रहा है, nth ऑर्बिट का, लेकिन हम आर नॉट की बात करते हैं तो एन। तो हम यहां पर बोल सकते हैं दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो हम यहां पर बोल सकते हैं दैट m mass of electron into r naught equals to mass of twice of electron into r prime। अब हमने मास को ट्वाइस कर दिया, तो आप यहां पर देखेंगे कि r प्राइम की वैल्यू r नॉट बाई 2 और r नॉट की वैल्यू आपको a नॉट दे रखी है, a नॉट बाई 2 आ जाएगी। ओके, ये आ जाएगी। दूसरा आप एनर्जी में देख सकते हो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। आप यहां पर देख सकते हो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, क्योंकि यहां पर कोई भी मास का टर्म नहीं है, सिर्फ रेडियस का टर्म है और इट इज इनवर्सली, रेडियस itself is inversely proportional to the mass, so we can say it is proportional to the mass। तो energy is directly proportional to the mass, and if you double the energy then E prime over E naught will be twice of mass of electron over mass of electron। यानी कि पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया आपने, तो एनर्जी आपकी डबल हो जाएगी, तो यू कैन से ई प्राइम विल बी 2E0। तो आपने देखा सिर्फ आपका ट्वाइस का फैक्टर आएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा और आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। यानी कि ई नॉट अगर आपकी -13.6 EV है, तो आप डबल करने से क्या हो जाएगी, -27.2 EV हो जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये 2012 में पूछा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन जेई मेंस का, लेकिन डिफिकल्ट साइड में है थोड़ा सा। Diatomic molecule is made up of two masses m1 and m2 which are separated by distance r. If we calculate its rotational energy by applying Bohr's rule of angular momentum quantization, its energy will be given as integer। तो यहां पर आपको टू एटम सिस्टम दिया हुआ है। ओके, तो डायटोमिक में हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का मास m1 और m2, इट इज m1 एंड m2। सेंटर ऑफ मास ये r1 डिस्टेंस पर होगा और ये r2 डिस्टेंस पर। ओके, तो ये दोनों ओमेगा से सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। तो बच्चों पहले आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब अपने को पता है कि m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, और दूसरी इक्वेशन है r1 प्लस r2 इक्वल्स टू टोटल r। यहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू आर स्क्वायर। म्यू की वैल्यू क्या है, यानी कि m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, ये आपकी म्यू इंटू आर स्क्वायर। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पास म्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम को आप लिख सकते हो I इंटू ओमेगा, दैट इज म्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, ये हो जाएगा। और दूसरा आप जो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसको पूरे सिस्टम की आप क्या लिख सकते हो, दैट इज आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हो। और एंगुलर मोमेंटम हमें पता है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हम इस काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, और ऊपर आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे दिस इज आई ओमेगा होल स्क्वायर ओवर 2i, ये हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी। और आई ओमेगा क्या है, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2i, तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। तो बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं दैट इज एल, यानी कि एंगुलर मोमेंटम NH ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2i। ओके, अच्छा बच्चों h बाई 2 पाई इसको लिखा जाता है लाइक h क्रॉस करके, ऐसे लिखा जाता है।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एन एच क्रॉस होल स्क्वायर ओवर 2i। ओके, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आई की वैल्यू आपके पास, आई की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर, यानी कि आई की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर आपको गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल आपके पास आ जाएगी, दैट इज एन स्क्वायर एच क्रॉस आर स्क्वायर बाई 2। आई की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर और म्यू की वैल्यू आप रखेंगे एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2r स्क्वायर। म्यू की वैल्यू आप रखेंगे दैट इज m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देखेंगे यहां पर आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि 2m1 m2 r स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। तो यहां पर बच्चों एकदम बेसिक से जाके आपको बोर मॉडल निकालना है और काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन आपको, फिर एंगुलर मोमेंटम आपको बोर मॉडल से रखना है, और इस तरह से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहां पर दिया हुआ है न्यूट्रॉन विद एनर्जी ऑफ 4.6 मिली इलेक्ट्रॉन, ये आपकी एनर्जी है न्यूट्रॉन की, कोलाइड्स विद प्रोटॉन एंड रिटार्डेड, ये रिटार्ड किया जाता है, अज्यूमिंग दैट अपॉन कोलिजन न्यूट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय 45 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ कोलिजन विच रिड्यूस द एनर्जी टू 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक न्यूट्रॉन आपका आता है और ये एक प्रोटॉन से टकराता है, तो ये आपके 45 डिग्री पर चला जाता है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे लेट से कुछ ये v वेलोसिटी से आता है और ये v1 है और ये v2 न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों का मास इक्वल है। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन यहां पर लगाएंगे। इनिशियली मोमेंटम था mv, ओके, और फाइनली मोमेंटम आपका आएगा दैट इज m v1 cos 45 और m v2 cos 45, ये आपका x डायरेक्शन में आपका मोमेंटम आ गया। दूसरी इक्वेशन आप y डायरेक्शन में लगाएंगे, y डायरेक्शन में आप देखेंगे इन दोनों का मोमेंटम एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है। तो ये x का आ गया, दिस इज अलोंग x डायरेक्शन। y में हमारा जीरो है, दैट कैन बी रिटन एज mv1 sin 45 इक्वल्स टू माइनस mv2 sin 45। ये जीरो है, तो यहां से आपके पास v1 इक्वल्स टू v2 आ जाएगा। v1 इक्वल्स टू v2 आ जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप रखेंगे m इंटू वी, जो ओरिजिनल वेलोसिटी थी, इक्वल्स टू 2m v1 एंड cos 45 इज 1 बाई रूट टू। ओके, तो यहां से आपके पास v1 की वैल्यू v बाई रूट टू आ जाएगी, ये आ जाएगी। और आप देखेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर, दैट इज हाफ m v स्क्वायर बाई टू, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इन वन कोलिजन, इन वन कोलिजन, एक कोलिजन में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी कहां से लानी है, 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाते हैं, ठीक है ना। अगर सेकेंड कोलिजन होगा तो हम के ई फाइनल प्राइम हम क्या बोलेंगे, जो आपका फर्स्ट टाइम था इसको डबल बोल देते हैं, इसको वन बोल देते हैं, डिवाइड बाई टू। तो एन कोलिजन्स में, एन कोलिजन में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी n इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 2 की पावर n, यानी कि हर कोलिजन में n हो रही है। तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको दी हुई है 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दी हुई है 4.6 मिलियन है, तो 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं एंड 2 की पावर n। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको 2 की पावर n, और इसको सॉल्व करेंगे 4.6 इंटू 10 पावर 6 ओवर 0.23, यह आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर
7, 2 × 10⁻7 आ जाएगा। और यहां पर अगर 2 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × n⁻⁻1 इक्वल्स टू 10⁻7। दोनों तरफ आप लॉग लेंगे, तो यहां पर आप लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा आपको n-1 log 2, log टू द बेस 2 आप लेंगे तो ये आ जाएगा n-1 log 2 ऑफ 2, और यहां पर आ जाएगा 7 log 2, सॉरी 7 log 10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 की वैल्यू अप्रोक्स आपको 23 के आसपास आ जाएगी और n की वैल्यू यहां पर 24 आएगी। तो यानी कि 24 कोलिजन्स में 24 कोलिजन्स के बाद न्यूट्रॉन की जो एनर्जी थी 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आपके पास 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स रह जाएगी। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरे। एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय रॉन्टजन, रॉन्टजन बोलते हैं इसको। व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, जब भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एक मेटल सरफेस को टारगेट किया जाता है या बॉम्बार्डमेंट किया जाता है, इंसिडेंट किए जाते हैं, तो वहां से जो रेडिएशन निकलता है उसको बोलते हैं हम एक्सरे। तो आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं। इस फिगर में क्या होता है कि ये फिलामेंट है। फिलामेंट को हीट करने से थर्मो आयनिक इमिशन होता है, यानी कि इस फिलामेंट को हीट कर देते हैं तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, तो उसको बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। तो जैसे ही थर्मो आयनिक इमिशन होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हाई पोटेंशियल, ये आपकी कैथोड हो गई और ये एनोड है। इन दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल, यानी कि यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव हो जाता है। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव ये एक्सेलरेट हो जाते हैं और हाई पोटेंशियल की वजह से इनमें हाई एनर्जी हो जाती है और दे आर इंसिडेंट ऑन ए टारगेट मेटल। और यहां पर ये टारगेट मेटल पर इंसिडेंट किए जाते हैं और यहां से एक्सरेज निकलती है। अब ये टारगेट मेटल की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी एक्सरेज रेडिएशन में चली जाती है और बाकी इस मेटल को हीट कर देती है। तो इस मेटल को कूल डाउन करने के लिए यहां पर कंटिन्यूस एक वाटर का फ्लो होता है। तो इस तरह से ये इसको बोलते हैं कूलीज ट्यूब। ये कूलीज एक्सपेरिमेंट में आगे उन्होंने बोला था। तो कूलीज मेथड में उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन वर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मोआयनिक इमिशन accelerated by high potential difference and high speed electron targeted to produce x-ray। ये 3 पॉइंट थे हमारे। अब बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट, यानी कि हमारा जो कूलीज ट्यूब के अंदर जो टारगेट मेटल है वो कैसा होना चाहिए, इसका हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए, वाटर को ये कंडक्ट कर दे अपनी हीट को, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो हीट से वो मेल्ट हो जाए, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि और हमें एक्सरेज मिल सके। तो बच्चों एक्सरेज हमें दो टाइप की डिफाइन की जाती हैं। एक होती है सॉफ्ट एक्सरेज जिनकी लेस पेनिट्रेशन पावर होती है और इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 10 to 100 एंगस्ट्रॉम के अराउंड इनकी वेवलेंथ होती है। हार्ड एक्सरेज इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है और इनकी वेवलेंथ 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होती है। तो बच्चों देखते हैं ये एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। एक्सरे प्रोड्यूस होने में क्या होता है, एक्सेलरेटेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर करते हैं, टारगेट एटम पर जाते हैं। तो जैसे ही इनके ऑर्बिट में एंटर करते हैं तो ड्यू टू कूलम अट्रैक्शन इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, रिटार्ड हो जाते हैं। और जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, एज ए रेडिएशन एक्सरे फोटोन में निकलते हैं। तो ये मिलता है हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो बच्चों ये फिनोमेना होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, यानी कि हमें डिफरेंट वेवलेंथ की, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा के ई होगा और डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा एच सी बाई लैम्डा, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन ऑफ द एक्सरे। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की हमें यहां पर फोटोन मिलेंगे। तो कंटिन्यूस कहने का मतलब है कि हमें एक पर्टिकुलर रेंज में सारे वेवलेंथ के फोटोन मिलते हैं। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पासेस क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास आते हैं। इलेक्ट्रॉन डीएक्सलेट ड्यू टू कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
Loss in energy during deceleration is emitted in the form of X-rays. X-ray produced in this way are called continuous spectrum and called Bremsstrahlung radiation. All wavelength above a minimum wavelength, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर सारी वेवलेंथ यहां पर प्रेजेंट होती हैं एंड मिनिमम वेवलेंथ को कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। बच्चों इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कट ऑफ वेवलेंथ कितनी होती है। अब बच्चों कट ऑफ वेवलेंथ जो डिपेंड करती है वो एनर्जी ऑफ टारगेट इलेक्ट्रॉन, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है जिसका बॉम्बार्डमेंट किया गया है उस पर डिपेंड करती है। तो हम कट ऑफ वेवलेंथ के लिए इक्वेशन करते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई इंटू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये पूरा का पूरा इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपकी जीरो हो जाए तो डेल्टा के ई विल बी इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये पूरी की पूरी रेडिएशन में चली जाए तो इसको बोलते हैं मिनिमम वेवलेंथ यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ। दिस होल ऑफ द एनर्जी गोज इनटू द एनर्जी एज ए फोटोन, तो इसको लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ। ओके, तो यहां से मिनिमम वेवलेंथ आपको क्या आ जाएगा एच सी बाई ईवी, और इसको निकालने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं 1.1240 नैनोमीटर बाई वी इन वोल्ट्स। अगर यहाँ पर पोटेंशियल को आप वोल्ट्स में लिखते हैं तो यहाँ पर वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में मिल जाएगी बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। इन जनरल हमें जो वेवलेंथ मिलती है हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गोज इनटू द एनर्जी ऑफ द फोटोन प्लस हीट, इट हीट्स द टारगेट मेटल। ये टारगेट मेटल को हीट करने में जो एनर्जी आती है दिस इज ऑल द काइनेटिक एनर्जी। अब दिस इज ओनली 1 to 2% ऑफ द एनर्जी जो ये आपकी आती है डेल्टा के ई। डेल्टा के ई का ऑलमोस्ट 2% गोज इन द एनर्जी ऑफ फोटोन और रेस्ट 98 to 99% कम्स आउट एज ए हीट। तो हमें यहां पर कंटिन्यूस वाटर फ्लो करना होता है सो दैट वी कैन टेक आउट दिस हीट फ्रॉम द टारगेट मेटल। ये होता है बच्चा हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे ग्राफ में। पहले करेक्टरिस्टिक एक्स स्पेक्ट्रम और देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कब आता है एक्सरेज का? व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नॉक्स आउट द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट। यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन हमारा आया था, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, यानी कि इससे स्ट्राइक करे और इसको नॉकआउट कर बाहर निकाल दे, तो क्या होता है ऊपर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए आ जाते हैं, यानी कि हाई एनर्जी के लो एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहां से हमारे पास जो रेडिएशन आता है दिस ट्रांजिशन से, टू फिल दिस वैकेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर लेवल जंप्स। ड्यू टू दिस ट्रांजिशन ईएम रेडिएशन आर इमिटेड कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये हमारे शेल होते हैं। इनर शेल के बोलते हैं, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है। अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन के यानी कि हमारा नॉकआउट हुआ है के शेल का इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एल से भी आ सकता है, एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है। तो अगर एल से आएगा तो उसको बोलेंगे के अल्फा, यानी कि किस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल करने आ रहा है? के शेल की एटम। अगर एल एम से आता है तो उसको बोलेंगे के बीटा, क्योंकि वो अल्टीमेटली किस में आ रहा है? के में। और अगर ये एन शेल से आता है तो इसको बोल देंगे के गामा। ओके, अच्छा बच्चों, अगर यहां का इलेक्ट्रॉन एन एल ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एल शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है और इसको फिल करने के लिए हायर एनर्जी आ सकता है, लोअर तो ऊपर जाता नहीं है। एम का अगर आएगा तो इसको बोलेंगे एल अल्फा। नेक्स्ट से जब आता है तो उसको अल्फा बोलते हैं, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट से आता है तो उसको बीटा बोलते हैं। तो अगर एन से आएगा तो इसको एल बीटा बोलेंगे। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी आपके पास यहां पर होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर होगी। ओके, उसके बाद एनर्जी होगी आपकी के अल्फा की। यानी कि अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो मिनिमम वेवलेंथ आपकी के बीटा की आएगी, फिर के अल्फा की आएगी, फिर आपकी एल बीटा की आएगी, और फिर आपकी एल अल्फा की आएगी। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ आपकी एल अल्फा की होगी। तो आप ये स्पेक्ट्रम देखें, इंटेंसिटी वर्सेस हमने वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम इस तरह से होता है। दिस इज कट ऑफ, दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ होती है। इसके आगे की सारी वेवलेंथ आपको इस स्पेक्ट्रम में मिल जाती हैं। ओके, तो दिस इज कट ऑफ
वेवलेंथ। ओके, अब बच्चों यहां पर आपने देखा के बीटा की सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो सबसे कम आपकी यहां पर लेमडा के बीटा आएगी, लेमडा करस्पॉन्ड टू के बीटा ये आएगी। तो ये इसकी इंटेंसिटी एकदम से स्पाइक करती है। फिर आती है के अल्फा की, क्योंकि के बीटा से एनर्जी थोड़ी सी कम होती है के अल्फा की, तो इसकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, तो यहां पर इसकी और ज्यादा स्पाइक करती है। फिर इसके बाद एनर्जी आती है एल बीटा की, और फिर यहां पर एल लेमडा की। तो इस तरह से ये जो स्पाइक हमें दिखते हैं ये होते हैं करेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम, करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्सरे। मूजले लॉ, बच्चों मूजले लॉ देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का। किसी भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर z है उसकी करेक्टरिस्टिक एक्सरे वर्सेस z एटॉमिक नंबर, ये प्लॉट उन्होंने किया था। तो दिस वाज कम आउट टू बी दिस रिलेशन, यानी कि रूट वी दिस इज द फ्रीक्वेंसी टाइम्स a इंटू जेड माइनस बी, और a और b ये कांस्टेंट है। ओके, तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, जेड इफेक्टिव बोलते हैं, जेड माइनस बी को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो बच्चों अल्फा के लिए, अगर हम अल्फा के लिए बात करें तो यानी कि के शेल पे, के अल्फा की अगर हम बात करें तो के शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहां पर रिमेनिंग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर जो अल्फा इलेक्ट्रॉन होगा, अल्फा इलेक्ट्रॉन होगा और सॉरी के शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, और ये एल सेल से जब आएगा तो इसको यहां पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज जेड माइनस 1 हो। तो यहां पर के अल्फा के लिए हम बी की वैल्यू क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ये आपको मूजले लॉ है, ये कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ए और बी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और ये एटॉमिक नंबर है, और दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। बी आपका कौन से शेल है, के अल्फा है, के बीटा है, के लैम्डा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ए कांस्टेंट होता है। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहां पर लिया हुआ है, अ कोबाल्ट इज बॉम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन and the wavelength of its characteristic spectrum are measured. A second, fainter characteristic spectrum is also found because of an impurity in the target. अब एक टारगेट के अंदर एक इंप्योरिटी भी है और मेटल, प्योर मेटल भी है, तो यहां पर दोनों से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मिलती है। तो यहां पर के अल्फा मेजर की जाती है, कोबाल्ट के लिए 178.9 पिकोमीटर आती है, और इंप्योरिटी की जो आती है 143.5 पिकोमीटर आती है। तो इन्होंने पूछा है इंप्योरिटी क्या होगी। तो बच्चों यहां पर हम म्यूजले लॉ लगाते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाई लेमडा। ओके, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाई लेमडा आ जाती है, दैट इज ए इंटू जेड माइनस बी। अब ये के अल्फा के लिए बात करते हैं, तो के अल्फा के लिए हमारी बी की वैल्यू हो जाती है 1। के अल्फा के लिए अगर हमारी बी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे यहां पर, दैट से इसको हम के अल्फा फॉर इंप्योरिटी एंड कोबाल्ट। ओके, तो अगर हम लैम्डा ऑफ कोबाल्ट ओवर लैम्डा ऑफ इंप्योरिटी ये यहां पर करते हैं, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो यहां पर आ जाएगा जेड ऑफ इंप्योरिटी -1, जेड ऑफ कोबाल्ट -1। ओके, तो यहां पर ये कोबाल्ट की आपको दे रखी है 178.9 पिकोमीटर, 9 पिकोमीटर, और दिस इज 143.5 पिकोमीटर, और इसका होगा बच्चों रूट, ये Z ऑफ इंप्योरिटी -1 और Z ऑफ कोबाल्ट होगा आपका 27। इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करते हैं तो Z ऑफ इंप्योरिटी की वैल्यू अप्रोक्स आपकी आती है 30, और 30 मींस आपकी इंप्योरिटी क्या है यहां पर, ये जिंक की इंप्योरिटी है। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम इंप्योरिटी या फिर Z हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग मूजले लॉ।